नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग का। उसमें एक प्रत्यक्ष रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है, मुद्रा के 4 कार्य हैं। मतलब एक स्टेटमेंट है, इस कथन, ये जो स्टेटमेंट है इसकी विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। यह आपसे पूछेगा, मुद्रा के प्राथमिक, सहायक एवं आकस्मिक कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान, ठीक है, चक्कर लगाता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, मुद्रा की परिभाषा देते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि हम इस वीडियो में मुद्रा के कार्य के बारे में जानने वाले हैं, मुद्रा क्या होती है, ठीक है। कई सारे अर्थशास्त्रों ने मुद्रा के बारे में क्या कहा, इस विषय में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्थ। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन तथा मूल्य के संचय का कार्य करती है और ऋणों के भुगतान के लिए व्यापक रूप से सामान्यतः सभी के द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है, ठीक है। उसको स्वीकार ही करना पड़ता है जो मुद्रा किसी भी देश में चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, विनिमय के माध्यम में काम आता है। कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप भुगतान करते हैं। मूल्य के मापन में कोई भी वस्तु है, उसकी कितनी कीमत है, वो किस में आप आंकते हैं, तो वो आप रुपयों के माध्यम से करते हैं, मनी के हेल्प से करते हैं। अगला है मूल्य के संचय में। आपको स्टोर करना होता है, तो मूल्य मतलब अगर आपके पास मान लीजिए गाय बैल जब नहीं चलता था, मान लीजिए बार्टर सिस्टम जब था, तो इनके रूप में स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था और पैसे कम स्थान घेरते हैं, तो क्या होता है, आप कम स्थान पे बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली घर में आप जानते हैं, बैंक में तो केवल 10-5 डिजिट होते हैं और आपके सारे रुपए वहीं पड़े रहते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 50 लाख है, तो सिर्फ लिखा होगा 50 लाख, वो डिजिट्स में लिखा होगा, ठीक है। और आप समझ लीजिए बैंक में इतना जमा है और स्पेस कितना घेरे है, आप समझ लीजिए कितना आजकल चेंज हो गया है, ठीक है। या कागज के नोट, ध्यान रखिएगा, मुद्रा जो है वो कागज के नोट या धातु के सिक्कों के रूप में उपलब्ध होती है, जानते हैं। सामान्यतः किसी देश की मुद्रा उसकी सरकारी व्यवस्था द्वारा तय और संचालित की जाती है। जो किसी भी देश में सिक्का ढाला जाता है या फिर नोट निकाली जाती है, वो उस देश की सरकार देखती है और वहाँ का एक केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत में रुपया और पैसा देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो हमारे देश की कौन सी आधिकारिक मुद्रा है, रुपया बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। मुद्रा, मनी बोलेंगे तो पूरे सभी कंट्रियों की मनी आ गई, ठीक है। लेकिन किसने पूछा इंडिया की मनी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है, तो आप बताओगे रुपया है। उसके बाद अर्थ लिखने के बाद आप परिभाषा लिखोगे टैस्कॉट के अनुसार। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमने जो लिया है परिभाषा वो बहुत इजी है, अच्छी है, आपको याद हो सकता है जल्दी, ठीक है। टैस्कॉट के अनुसार मुद्रा का कार्य करने वाली वस्तु, चाहे वह धातु हो, सिक्का हो, सिगरेट या सीप की माला ही क्यों ना हो, वह मुद्रा है। इनके कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ हो रही है। अब आप चाहे वो सीप की माला लिया हो या सीप लिया हो या कोई सिक्का लिया हो, ठीक है, जिसका कुछ शेप हो, उसमें कोई डिज़ाइन बनी हो ताकि लोग पहचान सके, या सिगरेट ही क्यों ना हो, फिर भी वो मुद्रा है, क्योंकि उसका यूज़ आप कुछ ना कुछ लेन देन के लिए कर रहे हैं और वो स्वैच्छिक रूप से सब स्वीकार भी कर रहे हैं, ठीक है। अगला है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो किसी समय पर, इनके पॉइंट में ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी समय पर और किसी स्थान विशेष पर, समय पर भी स्थान विशेष पर। ये नहीं कि रुपया यहाँ है और आप सीधा केन्या में जा रहे हो और वहाँ पर चला रहे हो रुपया, वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। यूएसए में जा रहे हो रुपया चला रहे हो, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर चलेगा, ठीक है। तो यही लिखा है किसी समय विशेष पर और स्थान विशेष पर। समय क्यों लिया, आज आप 500 वाली नोट जो देंगे, जो 10 साल पहले चला करते थे, ठीक है, 15 साल पहले चला करते थे, वो आज नहीं चलेंगी, इसीलिए इन्होंने किसी समय ऐड कर दिया है। और स्थान इसलिए ऐड कर दिया कि रुपया जहाँ चलता है आप वहीं चलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि और चला देंगे, ठीक है। बिना संदेह के, कोई संदेह उस पर नहीं होगा, और बिना जांच पड़ताल के, बिना संदेह के वस्तु अथवा सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए तथा व्यय भुगतान के लिए सामान्यतः चालू होती है, ठीक है। मतलब करंट में, सर्कुलेशन में होती है, उससे आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। मुद्रा के कार्य कितने हैं, 4 हैं। पहला प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस, तीसरा है आकस्मिक कार्य, कॉन्टिंजेंट फंक्शंस, और अन्य है अन्य कार्य, अदर फंक्शंस। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझते चलिएगा। हेडिंग जरूर ध्यान कर लेना, इसके जो कार्य हैं जैसे सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, ठीक है, ये सब जरूर ध्यान रखना। प्राथमिक कार्य में देखते हैं, ये वे कार्य हैं जिन्हें मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश, स्थिति तथा समाज में अनिवार्य रूप से किया है। ये कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विनिमय का माध्यम,
सबसे मुख्य कार्य यही है, ठीक है, यहीं से शुरू होता है मुख्य कार्यों में, ठीक है। पहला है विनिमय का माध्यम। इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा ने विनिमय को अत्यंत सरल बना दिया। विनिमय का मतलब समझिए आप, एक्सचेंज, ठीक है। आप मान लीजिए एक सेब लेते हैं, ठीक है, एक सेब लेते हैं, ठीक है, तो आपने जो सेब लिया उसके बदले में आपने रुपए दे दिया, तो ये जो यही एक्सचेंज हुआ, इसको एक्सचेंज बोलते हैं। और ये रुपया देकर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। आज जितने भी लेन देन होते हैं उनके भुगतान में मुद्रा ही ली और दी जाती है। वस्तुएं सेवाएं देकर बदले में मुद्रा प्राप्त की जाती है, जिसे वस्तुओं का बेचना कहते हैं। मुद्रा प्राप्त करने के अन्य वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, जिसे वस्तुओं का खरीदना कहा जाता है। ये बेसिकली आप कुछ अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। विनिमय का माध्यम में आप यही सीधा लिखेंगे कि हमारे पास मनी होती है, मुद्रा होती है, उसकी सहायता से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले में हम उसको भुगतान करते हैं, ठीक है। अगर पैसा नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातें उसमें लिखेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, वही बात लिखेंगे। वर्तमान युग में तो मुद्रा के बिना विनिमय व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर आप सोचिए मुद्रा न रहे तो कितना कठिन जीवन हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्य विनिमय का एकमात्र माध्यम बन गया है। मुद्रा की सामान्य स्वीकृति का गुण ही इसको इस कार्य में सफलता प्रदान करता है। सामान्य स्वीकृति है, कोई भी मना नहीं कर सकता मनी लेने से, इसलिए श्री कोल महोदय ने मुद्रा को क्रय शक्ति कहा है, ठीक है। मूल्य का मापन, आप मूल्य को मापते हैं आप, ठीक है। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन है कि भैया एक समोसा 10 रुपए का है तो क्यों है, आप समझ रहे हैं। ये सब चीजें जो तय की जाती है वो मूल्य के माध्यम से कर जाती हैं, और मूल्य किसमें तय करते हैं, मुद्रा के माध्यम से। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं की नाप तौल तथा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम लीटर या मीटर में बताई जाती है, उसी प्रकार वस्तुओं सेवाओं को मूल्य मुद्रा द्वारा किया जाता है। आप समझिए, जैसे हम चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, ये सब मेजर करते हैं, देखते हैं, ठीक। इसमें जो यूनिट्स आती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स आती है, जैसे लीटर, मिलीलीटर, है ना, ये सब आता है, ठीक। वैसे ही जो हम अपने रियल लाइफ में वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य तय करते हैं वो मुद्रा में करते हैं, तथा आज प्रत्येक वस्तु या सेवा को मुद्रा के रूप में व्यक्त करने की कीमत कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, उसकी कीमत है। अपनी कीमत बताओ भाई कितना लेगा, है ना, सुना होगा आपने। क्राउथर ने लिखा है कि मुद्रा आज लेखे की इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यह मूल्य के मापदंड अथवा सर्वमान्य मापक का, जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है, कार्य करती है इसके लिए भी, ठीक है। गौण कार्य बहुत ज़्यादा कहानी की लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, हेडिंग जरूर ध्यान रखिए, एक बार कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस आप लिख देंगे। गौण या सहायक कार्य। अब सहायक कार्य देख लेते हैं। मुद्रा के सहायक कार्य वे होते हैं जो प्राथमिक कार्यों के करने में सहायक होते हैं। पहले जो कार्य थे उनको करने में जो सहायक होते हैं वो सहायक कार्य हैं। ये कार्य मुद्रा के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में नहीं किए जाते हैं, शुरुआत में मेन दूसरे थे, वरन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे मुद्रा के इन कार्यों का महत्व बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। भावी भुगतान का आधार, भविष्य में किसी भी वस्तु की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, उसको ये तय करती है। समाज में आज हर तरह से ऐसे भुगतान होते हैं जिनको तुरंत या वर्तमान में भुगतान न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है ना, कि उधार दे दो भैया, कुछ सामान उधार दे दो, वही वाला बात है। भुगतान भविष्य के लिए स्थगित करते समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि उसके मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे कम परिवर्तन हो, जिससे ऋणदाता व ऋणी को परिवर्तन से कोई हानि न उठानी पड़े। वह टिकाऊ हो, समय के साथ उसमें कोई गलावट, सड़न आदि न हो। इन बातों के ऊपर यदि विचार किया जाता है तो निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि स्थगित भावी भुगतान के लिए मुद्रा से अधिक उपयुक्त और अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। कि आने वाले समय में अगर हमने 100 रुपये किसी को उधार सामान दिया तो 10 साल के बाद, सपोज दैट 100 रुपये है तो 10 साल के बाद ये 100 करोड़ भी हो सकते हैं। 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, बदलाव ना हो कि वो भैया 100 करोड़ का 101 करोड़ दे देगा, 1 करोड़ ब्याज दे देगा हमें। और अगर थोड़ा बहुत बड़ा घटा तो मान लीजिए महंगाई बढ़ गई 10 साल में 50 लाख की, तो 50 लाख का हमें फायदा हो जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। और वही 100 करोड़ से उसने 115 करोड़ बनाया होगा, ऐसा भी हो सकता है 10 साल के बाद। ये चीज़ें ऐसे काम करता है, ठीक है। मूल्य संचय का आधार वही हमने आपको बताया था। मुद्रा मूल्य संचय करने का भी कार्य करती है। मनुष्य अपनी आय का कुछ भाग क्या करता है, भविष्य के लिए इकट्ठा करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको वो देखता है कहीं पर उसको अगर फायदा मिला तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसको फायदा मिल जाए। जैसे स्टॉक मार्केट, वो देखता है कहीं हमारे वहाँ कुछ बीमारियाँ आ जाएंगी, ठीक है, उसको दिखाने के लिए क्या करता है, सेविंग करता है, कुछ बचत करके रखता है, इसलिए रखे जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। मुद्रा रहित समाज में धन संचय करना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। अन्य किसी वस्तु के रूप में वस्तु के मूल्य को संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके खराब होने या सड़ने का भय रहता है और वह अधिक स्थान घेरती है। मान लीजिए आप मुद्रा, आपके पास 1 लाख है और उसका आप सोच रहे हैं मैं मुद्रा के रूप में नहीं करूंगा। मुद्रा 1 लाख आप समझिए इतनी मोटी गड्डी होगी, ठीक है, जितना बड़ा मोबाइल है लगभग, मान इससे थोड़ा बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है, आप कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। और आप सोच रहे नहीं 1 लाख रुपए हम रुपए के रूप में नहीं रखेंगे, हम गेहूं खरीद लेते हैं 1 लाख रुपए का। हालांकि वो भी मुद्रा का ही काम करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए के जो गेहूं खरीदेंगे वो तो सड़ सकते हैं ना, बारिश आई उसको बचाओ, इतना बड़ी जगह 1 लाख का खरीदोगे
तो गेहूं कितना मिलेगा, बहुत सारा। वो कहाँ उसके लिए घर बनवाओ, नहीं कर पाओगे ना। तो इससे अच्छा वो क्या करेगा, वो रुपयों के रूप में ही अपने पास रख लेगा। अब समझ में आपको आ रहा होगा। मुद्रा के रूप में संचय करना इसलिए भी उचित है क्योंकि उसको बैंक में जमा करके ब्याज के रूप में भी अधिक धन कमाया जा सकता है। और आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपने बचत किया, अगर बैंक में डाल दिया, तो पता चले सालाना बढ़िया 4.5% का ब्याज मिल रहा है, बैठ के खा रहे हो। ठीक है, मतलब 1 लाख में तो नहीं, लेकिन अगर 15-20 लाख है तो आराम से आपको बढ़िया खासा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बैंक से। और अगर स्टॉक मार्केट आप जानते हैं तो वहाँ पर डाल सकते हैं, कोई जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, अगला है मूल्य हस्तांतरण। चूंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अतः इसका प्रयोग सभी स्थानों पर किया जा सकता है। मुद्रा के सर्वग्राह्यता का मतलब होता है मुद्रा को हर जगह स्वीकार किया जाता है। ये नहीं कि हम 100 रुपये, हमारे यूपी में तो यूज़ हो रहा है, लखनऊ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद में नहीं करेंगे, है ना, बिहार में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, हर जगह एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और अधिक व्यापक बन गया है। आज मुद्रा के द्वारा चल अचल संपत्ति को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है। चल अचल जो संपत्तियां एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है, लेकिन मकान जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अचल संपत्ति को भेजने का मतलब यह है कि आपके पास, मान लीजिए आप लखनऊ से, मैं मान लीजिए लखनऊ में रहता हूँ। ठीक है, तो लखनऊ से हम शिफ्ट होना चाहते हैं, मान लीजिए नॉर्वे। ठीक है, अब लखनऊ में हमारा 50 करोड़ की मतलब घर है। अब इसको उठा के तो वहाँ नॉर्वे ले नहीं जा सकते, तो हम 50 करोड़ का यहाँ घर बेच देंगे। वो पैसा जो हमारे पास आएगा उसको हम नॉर्वे जाएंगे और वहाँ के करेंसी में कन्वर्ट करा करके वहाँ रहेंगे और वहीं खरीद लेंगे। आप समझ पाए, यहाँ का घर बेच करके हम वहाँ रहने लगे, या वहाँ पे हम रहते थे तो यहाँ आ गए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति यदि दिल्ली छोड़कर लखनऊ बसना चाहता है तो वह अपनी समस्त चल अचल संपत्ति को बेचकर जा सकता है और लखनऊ में खरीद सकता है, वही जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, यह सब कुछ मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। आकस्मिक कार्य या प्रासंगिक कार्य देख लेते हैं। आर्थिक जीवन के अधिक विकसित होने पर मुद्रा को कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ जाते हैं। इनको आकस्मिक कार्य कहा जाता है, जो अचानक से आते हैं, जैसे सामाजिक आय का वितरण। ठीक है, वर्तमान युग में वस्तु का उत्पादन कई उपादानों मतलब जो आप इनपुट्स देते हो, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, इस पर हमने अभी बात की है पिछली वीडियो में। कॉस्ट किसे कहते हैं ना, उस पर पूरे बहुत बड़ी वीडियो बनी है, 5-5.5 मिनट की, लेकिन उसमें बहुत बेसिक फंडा मैंने समझाया। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वहाँ से जाके देख सकता है। ठीक है, प्रबंध एवं साहस के परस्पर संयोग के द्वारा होता है। सामाजिक संसाधनों या साधनों के प्रयास से जो भी आय प्राप्त होती है उसे उन समस्त साधनों में बांटना होता है जिन्होंने उत्पादन में सहयोग दिया। वही हम आपको बताया था, जो कॉस्ट निकल के आती है। भाई आप बिजनेस शुरू करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो क्या करता है, फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री के लिए पूंजी लेता है, मशीन खरीदता है, लेबर रखता है। ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज़ उत्पादित करता है। अब जब उत्पादित करेगा तो जो लेबर काम कर रहा है उसको कुछ पैसा देगा, उसने कैपिटल लिया था बैंक से, उस पर इंटरेस्ट देगा। लैंड, यानी कि लैंड जो लिया है, ज़मीन लिया, किराए पे लिया, उसको रेंट देगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, उसको भुगतान करना होता है। वही चीज़ें बता रहा है। तो कि सामाजिक जो आय का होता है ना, सामाजिक आय का वितरण करना होता है उसको सबको। साख का आधार, भरोसे का आधार। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साख या संस्था की साख मुद्रा के रूप में मापी जाती है। व्यापारिक, ये उस बंदे की साख तो बड़ी अच्छी है। अब तुम्हारी जब साख अच्छी होगी तो बैंक तुम्हें कहेगी, अरे यार कुछ कोलैटरल वगैरह कुछ मत रखो, मॉर्गेज वगैरह जो होता है वो मत रखो, और सीधा तुम पैसा ले जाओ। ऐसे ऐसे बैंक होते हैं, जब आपकी साख अच्छी होती है, आप ईमानदार होते हैं तो क्रेडिट में उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तथा साख पत्रों जैसे बैंक ड्राफ्ट यानी चेक आदि के प्रचलन के पीछे मुद्रा का नगद कोष रखा जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उनका भुगतान किया जाता है। अगला है अधिकतम संतुष्टि का आधार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो अधिकतम संतुष्टि का आधार का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास जो सीमित संसाधन है वो चाहता है इससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, यह उसी दशा में संभव है जब वह सम सीमांत उपयोगिता के नियमों का पालन करे। ठीक है, इस नियम का पालन केवल मुद्रा के प्रचलन होने की दशा में ही संभव है। समसीमांत वही नियम जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक यूनिट खाते हैं तो दूसरे यूनिट से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती जाती है अगली जो यूनिट्स होती हैं पूंजी की। और और ये सीमांत उपयोगिता का राज नियम होगा। और समसीमांत क्या कहता है, एक चीज़, 1 रुपये का कोई चीज़ आप खरीदा जिससे सबसे ज़्यादा मिल रही है उपयोगिता, अब आप दूसरा रुपया उस वस्तु पर खर्च करेंगे जिस पर उपयोगिता पहले वाले से थोड़ा कम मिल रही है या उसके बराबर मिल रही है। उसके बराबर छोड़ दीजिए, मान लीजिए नहीं मिलती तो उससे जस्ट कम जो मिल रही है वही खरीदेंगे, क्योंकि उससे भी कम वाले को जो दूसरी वाली खरीद रहे, अगर दूसरे वाले से भी कम है, मान लीजिए पहले वाले आप रुपया खर्च करिए, आपको 50 यूटिल का लाभ मिला, यूटिल्स का, और दूसरे वाले से 45 मिल रहा है, तो और तीसरे वाले से कितना मिल रहा है, 40, तो आप दूसरा जो रुपया है वो 45 वाले पे खर्चा करेंगे। 50 वाला खरीद चुके हैं, दूसरा 45 पे खर्चा करेंगे, तीसरा रुपया 40 पे खर्चा करेंगे।
तो ऐसे क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट वो मैक्सिमम हो सके, आपको लाभ मैक्सिमम हो सके। पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि, कैपिटल फॉर्मेशन में मुद्रा सब प्रकार की पूंजी व संपत्ति को एक समान रूप से प्रदान करती है। मुद्रा से पूंजी का संचय होता है, ठीक है। मुद्रा के कारण ही संचित पूंजी को पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करके उसका विनियोग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, ठीक है, और चिल करते हैं। इसी कारण से पूंजी में गतिशीलता व तरलता का गुण पैदा होता है। यही कारण है कि आज पूंजी कम उत्पादक कार्यों व क्षेत्रों से निकलकर अधिक उत्पादक कार्यों की तरफ स्थानांतरित होकर निकलती है और पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बहुत बढ़िया कहा। अन्य कार्य देख लेते हैं छोटे मोटे। शोधन क्षमता की गारंटी का सूचक, किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास उसकी अपनी तरलता उसके द्वारा भुगतान किए जाने की गारंटी होती है। अपने दायित्वों के भुगतान न करने की दशा में ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, भले ही ऐसे व्यक्ति के पास अन्य संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। तो उसको दिवालिया कर देंगे। तो शोधन क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बैंक भी निर्णय लेते हैं आपको पैसा देना चाहिए कि नहीं। निर्णय का वाहक, मुद्रा के रूप में की गई बचत का उपयोग भविष्य में किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है, ठीक है। निर्णय आपके पास पैसा होगा तो कुछ निर्णय लेंगे कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ से और पैसा आएगा, यहाँ पर लगाएं, शिक्षा में लगाएं, ऐसा कुछ। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा के रूप में संचित धन का उपयोग इच्छानुसार किसी भी उपयोग और उद्योग की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कोई पढ़ाने में खर्च करता है तो कोई बनाने में, कोई बिगाड़ने में खर्च करता है तो कोई घर बनाने में, है ना, ऐसा होता है। क्या डायलॉग है। अगला है तरल संपत्ति के रूप में कार्य। तरलता का मतलब समझते हैं, यानी लिक्विडिटी। आपको जब पैसे की जरूरत है तो आपके बैंक से निकाल लेते हैं तो लिक्विडिटी होती हो। तो ये पॉइंट है, इसको ऊपर देख लेते हैं। मुद्रा समस्त संपत्तियों की अपेक्षा अधिक तरल है। कोई और भी चीज ले लीजिए, उससे ज्यादा तरल क्या है, मुद्रा है। इस गुण के कारण व्यक्ति यह निर्णय बड़ी ही सुगमता या व शीघ्रता से ले सकता है कि वह अपनी मुद्रा के उपभोग पर व्यय करे या बचत करे। किसी गुण के कारण वह यह भी निर्णय ले सकता है कि वह अपनी बचत मुद्रा से वस्तुएं वर्तमान में खरीदे या भविष्य में खरीदे। अब आपके पास पैसा, आपको लगता है ये 10 रुपए का आज मिल रहा है और कल मुझे लगता है ये शेयर या कोई भी चीज़ 9 रुपए का मिलेगी, तो अगर हम ज़्यादा यूनिट करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, मतलब बचत हो जाएगी, और जब इसका मूल्य बढ़ेगा, जब बेचेंगे तो और भी फायदा होगा। तो ऐसे करके जो आप निर्णय लेते हैं वो तरल संपत्ति के रूप में कार्य करता है मुद्रा, इसीलिए ले पाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और अगर नहीं समझ में आई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुद्रा के कार्य हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद एक परिभाषा याद कर लीजिए टेस्कॉट की। ये अच्छी परिभाषा है, कम है, क्योंकि सिगरेट वगैरह जैसी बातें आई हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ना। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। हाँ, मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी, ये पॉइंट याद करिए, तीनों पॉइंट याद करेंगे। और 3 पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट है, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, ये 2-3 पॉइंट ये जरूर याद कर लीजिए। इतना याद कर लेंगे आपको सब याद आ जाएगा एग्जाम में। मेरा भरोसा रखिए, आप खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। अगली वीडियो में एक और प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।